मई 2015 में हरियाणा के मुगलावली गांव में एक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम सरस्वती रिवर को खोज रही थी। 7 से 8 फीट की गहराई पर उनको एक पानी का पडल मिलता है, लगभग 1 मीटर डायमीटर का। ये ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है और सीएम मनोहर लाल खट्टर तुरंत साइट पर पहुंचते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि ये सरस्वती नदी का जीवंत प्रमाण है और सैंक्शन करते हैं 50 करोड़ का सरस्वती रिवाइवल प्रोजेक्ट। ये कहानी आगे बढ़ती है और एक सरस्वती हेरिटेज बोर्ड एग्जिस्टेंस में आता है और नए कैनाल्स खोदने का काम भी शुरू होता है। आज 10 साल बाद राजस्थान के बहाज गांव में 23 मीटर की गहराई पे एक पुराना रिवर चैनल मिलता है और सरस्वती फिर से सुर्खियों में आ जाता है, लेकिन इस बार एक नए मुद्दे के साथ, द नैरेटिव वॉर। आवाजें उठती हैं कि नॉर्थ को अनड्यू सपोर्ट मिलती है और साउथ को इग्नोर किया जाता है। तमिलनाडु के सीएम ने यहाँ तक कह दिया मिथिकल सरस्वती को प्रमोट किया जा रहा है, जबकि तमिल कल्चर के प्रूवन सबूतों को इग्नोर किया जा रहा है। साइंटिफिक कम्युनिटी के लोगों की राय भी सरस्वती को लेकर बटी हुई नजर आती है। कुछ इसकी एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करते हैं और कुछ इस पर सवाल उठाते नजर आते हैं। तो सवाल ये है कि सरस्वती एक खोया हुआ इतिहास है जिसे ढूंढा जा रहा है, या एक नैरेटिव है जिसे पॉलिटिक्स चला रहा है। आइए समझते हैं सभी व्यू पॉइंट्स को सामने रखते हुए। शुरू करने से पहले बता दूं दोस्तों कि इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो सिर्फ एक रिवर की हिस्ट्री से नहीं बल्कि हमारी कलेक्टिव मेमोरी, धरोहर और आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। और इसलिए हम चाहेंगे कि आप इस कहानी को सिर्फ सुने नहीं, समझें भी और पर्सपेक्टिव को क्रिटिकल थिंकिंग के साथ देखें। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। हो सकता है जो सवाल अभी हैं उनका जवाब आपको कहानी के बीच कहीं मिल जाए। और अगर आप भी भारत के इतिहास और कल्चरल लेगेसी को समझने के सफर में हमारा साथ देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे कल्चर में गंगा, यमुना, सरस्वती ये तीनों नाम अपने आप में कई बार साथ में सुने होंगे। कई मंत्रों में इनका नाम एक साथ लिया जाता है। अब गंगा और यमुना हमारे ज्योग्राफी और डेली लाइफ का एक अहम हिस्सा है, लेकिन सरस्वती रिवर हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। फिर भी उसका नाम हर वैदिक राइट में लिया जाता है। हमारी हिस्ट्री के हिसाब से सरस्वती सिर्फ एक नदी नहीं थी और उसकी कहानी देवलोक के एक रहस्य से शुरू होती है। ब्रह्म पुराण कहता है कि सरस्वती ब्रह्मा की मानस पुत्री थी, ज्ञान, सृजन और कला की देवी, और ब्रह्मा जी के श्राप से सरस्वती माँ को पृथ्वी पर उतारा गया, जहाँ उन्हें नदी बनकर बहना था, वो भी बिना दिखे। इस कर्ज के बाद सरस्वती को अंतर्वाहिनी कहा गया, एक ऐसी नदी जो बीनीथ द सरफेस बहती है। यही थी उनके डुअल नेचर की शुरुआत, एक देवी भी और एक धारा भी, एक फिजिकल नदी भी थी और ज्ञान का बहता हुआ रूप भी। सरस्वती की कहानी सिर्फ एक कर्ज या यूटिलिटी तक सीमित नहीं है, ये नाम वेदों के हर कोने में गूंजता है। ऋग्वेद के 72 मंत्रों में इनका नाम आता है और उन्हें एक प्राचीन और पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। इन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे नदी तमे यानी सबसे श्रेष्ठ नदी, अम्बी तमे यानी माँ, और देवी तमे यानी देवी। ऋग्वेद के अकॉर्डिंग सरस्वती हिमालय से समुद्र तक बहती थी, एक शक्तिशाली, गहरी और पवित्र नदी। महाभारत बताता है कि ये नदी विनाशन स्थल पर अंतर्ध्यान हो जाती है, यानी धरती में समा जाती है। पांडवों ने भी इसके किनारे तपस्या की और इसे धर्म और ज्ञान का साक्षात रूप माना। रामायण के अनुसार भी ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल था और ऋषि मुनियों के आश्रम इस नदी के किनारे स्थित थे। त्रिवेणी संगम पे कहा जाता है कि गंगा और यमुना के साथ एक गुप्त सरस्वती भी मिलती है, एक मान्यता जो धर्म और इतिहास दोनों में जीवित है। तो क्या ये सिर्फ एक आत्मा रूपा देवी है या कभी धरती पर सच में भी बहने वाली एक धारा? तो सरस्वती हमारी कल्चरल हिस्ट्री का एक इतना गहरा हिस्सा है, वेदों से लेकर स्नान मंत्रों तक हर जगह इनका जिक्र मिलता है। लेकिन अजीब बात यह है कि मॉडर्न हिस्ट्री के किसी भी एक्चुअल रिकॉर्ड जैसे एंशिएंट मैप्स, इंस्क्रिप्शंस या रॉयल एडिक्ट्स में इसका कोई भी निशान नहीं मिलता। और शायद इसी कॉन्ट्रडिक्शन ने इस रिवर को और भी मिस्टीरियस बना दिया है। जब धर्म कहता है कि ये थी और हिस्ट्री चुप है, तो नेचुरली साइंस को बीच में आना पड़ता है। यही वजह है कि 1980s के दौरान ISRO ने स्टेप इन किया और रिसर्च शुरू। उन्होंने अपने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के नीचे 100 के रिवर चैनल्स ट्रेस किए। ये पैलियो चैनल्स घाघर हाकरा के रूट के नीचे मिले और सुझाव दिया गया ये चैनल्स सरस्वती का पाथ हो सकता है। घाघर हाकरा स्ट्रीम पाकिस्तान में हाकरा और भारत में घाघर के रूप में जानी जाती है, एक सीजनल रिवर सिस्टम जो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से गुजरती है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये नदी कभी एक पेरिनियल रिवर थी,
यानी पूरे साल बहने वाली स्ट्रीम, और इसका कनेक्शन हिमालय के ग्लेशियर से था। GSI ने इन एरियाज में सेडिमेंट कोर टेस्टिंग की। रिजल्ट्स में 10 से 15 मीटर की गहराई तक एलुवियल डिपॉजिट्स मिले, जो सिर्फ एक पावरफुल पेरिनियल स्ट्रीम ही बना सकती है, सीजनल ड्रेन या छोटी नदी नहीं। यहाँ आर्कियोलॉजी भी हमारी एड में आती है हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन के लिए। ऑब्जर्व किया गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कई शहर जैसे लोथल, कालीबंगन, बनावली एटसेट्रा घाघर हाकरा नदी के पास बसे हुए मिलते हैं, और ये घाघर हाकरा के सरस्वती होने की थ्योरी को और मजबूती देता है। यहीं पर PRL अहमदाबाद, IIT बॉम्बे और बार्क मुंबई के रिसर्चर्स ने भी काम किया। इन्होंने आइसोटोप रेशो, यूरेनियम थोरियम डेटिंग और रेडियोकार्बन एनालिसिस से ये कंफर्म किया कि एक ग्लेशियल फेड रिवर जो हिमालय से चलकर राजस्थान तक जाती थी 7000 BCE से 2000 BCE तक यहाँ एक्टिव थी। आइसोटोपिक सिग्नेचर्स ने ये भी बताया कि पानी का सोर्स ग्लेशियल मेल्ट वाटर था, सिर्फ मॉनसून रेन्स नहीं। ये रिसर्च पब्लिश हुई थी 2019 में नेचर ग्रुप के साइंटिफिक रिपोर्ट्स में। इन्होंने क्लियरली कहा, वी हैव फाउंड अनइक्विवोकल एविडेंस दैट अ लार्ज हिमालयन फेड रिवर एग्जिस्टेड इन द हड़प्पन हार्टलैंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अब तक जो भी सबूत मिले, जैसे सैटेलाइट इमेजेस, GSI के सेडिमेंट कोर्स, ग्राउंड वाटर आइसोटोप्स, सब इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि घाघर हाकरा एक पेरिनियल पावरफुल रिवर थी जो हड़प्पन सभ्यता को सपोर्ट करती थी। कुछ और साइट्स जैसे धोली, सजर, रंग महल, भगवानपुरा जैसे मेडिवियल साइट्स भी, जिसे रंग महल कल्चर कहा जाता है, जो गुप्ता और कुशन पीरियड का एविडेंस देती हैं। लेकिन यहाँ एक और अहम बात समझना जरूरी है। कुछ वेस्टर्न साइंटिस्ट जैसे वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूशन के डॉक्टर लिवियो जियोसान मानते हैं कि ग्लेशियल फेड सरस्वती थ्योरी फ्लॉड है। उनका कहना है कि ऐसा कोई जियोमॉर्फोलॉजिक एविडेंस नहीं है जो इस थ्योरी को सपोर्ट करे। दोस्तों, जितने भी लार्ज हिमालयन रिवर्स हैं वो ज्योग्राफिकल साइकिल की यूथ स्टेज में होती हैं, और उनके कुछ खास आइडेंटिफाइंग फीचर्स होते हैं, जैसे कि डीप इंसाइज्ड वैलीज। पर हमें घाघर रूट पर ऐसे वैलीज कहीं नहीं मिलती। उनका मानना है कि ये मोस्ट लाइकली एक मॉनसून फेड सीजनल स्ट्रीम ही थी। जियोसान का ये भी कहना है कि हड़प्पन सेटलमेंट्स की अलाइनमेंट के बावजूद रिवर बेड का ग्लेशियल ओरिजिन प्रूव करना मुश्किल है, क्योंकि सेडिमेंट लेयर्स में हिमालयन सिग्नेचर्स कंसिस्टेंट नहीं है। उनकी 2012 की PNAS जर्नल में पब्लिश हुई रिसर्च बताती है कि होलोसीन के दौरान सिर्फ मॉनसूनल फेड रिवर्स ही एक्टिव थी, और जैसे ही मॉनसून वीक हुआ, घगर और इस जैसे स्ट्रीम्स ग्रेजुअली ड्राई होने लगे। एक और स्टडी क्लाइमेटिक पास्ट में जियोसान और डोरियन फुलर ने ये पॉइंट किया कि मॉनसून वीकनिंग ने सिर्फ घाघर को नहीं बल्कि हड़प्पन अर्बन कोलैप्स को भी ट्रिगर किया था। ये भी और भी रिसर्चर्स सपोर्ट करते हैं, जो कहते हैं कि सरस्वती का फ्लो हड़प्पन से पहले ही बंद हो चुका था, और ये सभ्यता उसके किनारे नहीं उसकी यादों के किनारे बसी थी। मगर फिर सबसे अहम सवाल ये है कि ये नदी गायब कैसे हुई। अब तक हमने साइंटिफिक व्यू पॉइंट से देखा कि अगर सरस्वती एग्जिस्ट करती थी तो उसका नेचर क्या हो सकता था, ग्लेशियल फेड या मॉनसून फेड। लेकिन अब समझना जरूरी है कि वो नदी एक्सटिंक्ट कैसे हुई। यहाँ एक कंसेंसस हमें इस बात पर दिखता है कि सरस्वती सिर्फ एक्सटिंक्ट नहीं, वो ट्रांसफॉर्म होती रही। इसके कई पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर था टेक्टोनिक शिफ्ट। सिन्हा और डेव की स्टडी ने यह दिखाया कि हिमालय के अपलिफ्ट के बाद सरस्वती के दोनों मेजर ट्रिब्यूटरीज सतलुज और यमुना अपने कोर्स बदल चुके थे। सतलुज वेस्टवर्ड शिफ्ट हुई और इंडस रिवर के साथ जुड़ गई। यमुना ईस्टवर्ड गंगा बेसिन में शामिल हो गई। ये डाइवर्जन हड़प्पन पीरियड से पहले हो चुका था, जिसका मतलब सरस्वती अपनी हिमालयन सोर्सेज को खो चुकी थी। दूसरा मेजर फैक्टर था क्लाइमेट चेंज। लगभग 1900 से 2200 BCE पर ग्लोबल स्केल पे एक क्लाइमेट इवेंट हुआ, जिसे कहते हैं 4.2 KA एरिडिफिकेशन इवेंट। ये इवेंट डॉक्यूमेंटेड है अक्रॉस मेसोपोटामिया, इजिप्ट और इंडिया। जियोसान और फुलर की रिसर्च शो करती है कि होलोसीन पीरियड में जैसे ही मॉनसून वीकेंड हुआ, घाघर हाकरा सिस्टम ड्राई होने लगा। आइसोटोप एनालिसिस और सेडिमेंट कोर्स दिखाते हैं कि 7000 से 2500 BCE तक इस रीजन में वाटर फ्लो था, लेकिन उसके बाद इस रिवर ने एफिमेरल फॉर्म ले लिया, यानी सीजनल स्ट्रीम। HS सैनी की स्टडी कहती है कि नॉर्थ वेस्ट हरियाणा में 6000 से 2900 साल पुराने रिवर्स मिलते हैं, जो बताते हैं कि सरस्वती का फ्लो ग्रेजुअल था लेकिन कंसिस्टेंट नहीं। रिसर्च गेट और PRL अहमदाबाद के मल्टीपल रिपोर्ट्स में भी ये वैलिडेट होता है कि रिवर ड्राइंग एक स्लो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस था, अब्रप्ट एक्सटिंक्शन नहीं। आखिरी ब्लो तब लगा जब राजस्थान और हरियाणा में एरिडिटी
बढ़ गई और घाघर सीजनल स्ट्रीम बन गई। तो रिसर्चर्स के मुताबिक जब ग्लेशियर का सोर्स गया, मॉनसून भी कम हुआ और टेरेन डेजर्ट बन गया, तब सरस्वती नदी एक्सटिंक्ट हो गई, जो अब सिर्फ कल्चर और जियोलॉजिकल लेयर्स में जिंदा है। एक और साइंटिफिक एंगल है ग्राउंड वाटर फ्लो पैटर्न्स। ISRO, इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर ग्राउंड वाटर रिसर्च और IIT बॉम्बे जैसे इंस्टीट्यूट्स ने जो स्टडीज की हैं, उनमें एक फैसिनेटिंग चीज सामने आई। ग्राउंड वाटर आज भी सरस्वती के पैलियो चैनल्स में फ्लो करता है, उन्हीं ड्राइड अप रिवर बेड्स में जो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के नीचे मिलते हैं। और सिर्फ फ्लो नहीं, आइसोटोपिक सिग्नेचर्स भी वही हैं। ग्राउंड वाटर सैंपल्स का केमिकल मेकअप, स्पेशली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन आइसोटोप्स, हिमालयन ग्लेशियल फेड रिवर्स जैसे सतलुज और यमुना से मिलते हैं। मतलब ये पानी वही है जो कभी हिमालय से सरस्वती के जरिए फ्लो करता था। याद रहे कि वेदों में सरस्वती को एक सबटेरेनियन रिवर के रूप में ही बताया गया है। ये एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है रिलीजियस टेक्स्ट के इन लाइन विद साइंस होने। ये तो थी साइंस की बात, लेकिन दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर हम ध्यान दें तो सरस्वती के डिक्लाइन को खुद रिलीजियस टेक्स्ट ने डॉक्यूमेंट किया है। ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतमे कहा गया, सबसे शक्तिशाली नदी। उसके बारे में लिखा गया कि वो पहाड़ों को चीर कर समुद्र तक जाती है, यानी एक एंटीसीडेंट रिवर। उस वक्त सरस्वती एक ग्लेशियल फेड पेरिनियल रिवर थी, हिमालय से निकलती थी, अरेबियन सी में गिरती थी। लेकिन आगे चलकर वही ऋग्वेद के लेटर हिम्स में सप्त सरस्वती का जिक्र कम हो जाता है और सप्त सिंधु डोमिनेट करता है। ये एक पहला साइन था इसकी वीकनिंग का। यजुर्वेद और अथर्ववेद तक आते आते सरस्वती के 5 डिस्ट्रीब्यूटरीज का जिक्र होता है। इसका मतलब था कि अब ये बड़ी नदी नहीं, छोटी छोटी धाराओं में टूट चुकी थी। महाभारत के समय तक सरस्वती अपना प्रभाव खोती जा रही थी। उसे एक डिसअपीयरिंग रिवर कहा जाने लगा, जो विनाशना जैसे स्थानों पर रेगिस्तान में खो जाती है। श्री बलराम के तीर्थ यात्रा उस समय की तस्वीर है जहां वो सरस्वती के स्पिरिचुअल पॉइंट्स पर जाते हैं, जहां ये नदी कभी कभी मिरेकुलसली रीअपीयर होती है। इससे भी आगे पौराणिक युग में सरस्वती पूरी तरह से देवी रूप में मानी जाती है। वाक की देवी, संगीत की देवी, ज्ञान की देवी, और उसका ज्योग्राफिकल एग्जिस्टेंस एक सिंबॉलिक प्रेजेंस में बदल जाता है। ये पूरा सफर दिखाता है कि सरस्वती सिर्फ एक्सटिंक्ट नहीं हुई, वो ट्रांसफॉर्म हुई, एक नदी से एक विरासत, एक जल धारा से एक ज्ञान धारा बनते हुए। इतनी रिच कल्चरल और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होने के बावजूद सरस्वती का न्यूज में होने का रीजन कुछ और है, और वो है द नैरेटिव वॉर। सरस्वती इशू अब सिर्फ एक हिस्टोरिकल या जियोलॉजिकल इंक्वायरी नहीं रहा, बल्कि आज ये एक पॉलिटिकल और कल्चरल नैरेटिव का सेंट्रल पॉइंट बन चुका है। इंडिया का नॉर्थ साउथ डिवाइड समय समय पर अपना सर उठाता रहता है। इसकी रूट्स पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम में देखी जा सकती हैं, जब ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स की मांग पर शुरू हुआ था। साथ ही हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश ने साउथ इंडियन स्टेट्स में रेजिस्टेंस खड़ा कर दिया था। लेकिन आज वो कॉन्फ्लिक्ट इस सवाल पर आ गया है कि इतिहास किसका है। इसका सबसे करंट रूप है सरस्वती वर्सेस कीलड़ी नैरेटिव वॉर। अगर आप कीलड़ी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। पिछले कुछ वक्त में सरस्वती की एग्जिस्टेंस को स्टेट लेवल प्रोजेक्ट्स, सैटेलाइट बेस्ड ट्रेसिंग इनिशिएटिव्स, आर्कियोलॉजिकल क्लेम्स के जरिए प्रमोट किया गया। इन एफर्ट्स को जहां एक तरफ कुछ लोग सिविलाइजेशनल रिक्लेमेशन का हिस्सा मानते हैं, वहीं दूसरे लोग इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड मिथ मेकिंग का रूप देते हैं। हरियाणा जैसे स्टेट्स इसे हेरिटेज प्रमोशन एंड रिक्लेमेशन मानते हैं। वहीं तमिलनाडु अपने कीलड़ी एक्सकेवेशन को हड़प्पन के पैरेलल दिखाकर तमिल हेरिटेज को नेशनल नैरेटिव में जगह दिलवाने की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर 2025 में डीएमके ने पार्लियामेंट तक प्रोटेस्ट किया। तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी मिथिकल सरस्वती को प्रमोट करता है, जब एक कीलड़ी जैसे साइंटिफिकली प्रूवन तमिल साइट्स को इग्नोर किया जा रहा है। दूसरी तरफ हरियाणा के सीएम ने सरस्वती रिवाइवल को सांस्कृतिक पुनरुत्थान बताया। साइंटिफिक कम्युनिटी का व्यू पॉइंट भी इस डिस्कोर्स में डिवाइडेड रहा। कुछ रिसर्चर्स सरस्वती को ग्लेशियल फेड हिमालयन रिवर मानते हैं, जो उसकी एग्जिस्टेंस को मान्यता देता है, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर AR चौधरी वार्न करते हुए कहते हैं कि बिना कंक्लूसिव डेटा के कोई भी क्लेम मिसलीड कर सकता है। दोस्तों, यहाँ मेरे व्यू पॉइंट में मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की सोच के साथ जाना चाहूंगा, जो कहते हैं कि इफ द फैक्ट्स डोंट फिट द थ्योरी, चेंज द फैक्ट्स। इंडियन कल्चरल हिस्ट्री ने टाइम एंड अगेन अपने मिथिकल होने से ज्यादा रियल होने के सबूत दिए हैं। यहाँ राम सेतु सैटेलाइट इमेजरी में दिखता है, द्वारका समुद्र में डूबा हुआ मिलता है और सोमनाथ फिर से खड़ा होता है। ऐसे कई मिथ्स वक्त के साथ फैक्ट्स बन जाते हैं। सरस्वती भी उनमें से एक है। एक रिवर का कल्चर में इतना ज्यादा प्रेजेंट होते हुए उसके नॉन एग्जिस्टेंट होना अनरियल लगता है। और जब एक एंशिएंट पीस ऑफ हेरिटेज ऐसे रूप में कल्चर की लेयर्स में छुपी मिले, तो क्या उसका खोजना, उस पर रिसर्च करना और उसे समझना हम सबकी मॉरल ड्यूटी नहीं बन जाती? मुझे अपील करता है एक स्कूल ऑफ थॉट जो बिलीव करता है कि सरस्वती घाघर
सागर हाकरा से एक बिल्कुल अलग नदी है, लेकिन इस पे अभी रिसर्च और क्रेडिबल रिजल्ट्स आना बाकी हैं। जहाँ तक बात है पॉलिटिकल एंगल की, तो हमें ये भी समझना होगा कि इंडिया एक मॉडर्न स्टेट है, लेकिन एक एंशिएंट सिविलाइजेशन भी, जिसका कल्चरल स्कोप सिर्फ स्टेट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडस के पार तक जाता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और साउथ ईस्ट एशिया तक। नॉर्थ और साउथ को सिर्फ स्टेट्स की बाउंड्रीज की वजह से अलग समझना मेरे हिसाब से एक शॉर्ट साइटेड नजरिया होगा, क्योंकि दोनों एक ही सभ्यता के रंग हैं, और ऐसी चीजों को मिथ कह देना जिनसे लोगों की आस्था जुड़ी हो सही नहीं होगा। वहीं इंडियन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो हर रीजन के हिस्टोरिकल एस्पिरेशंस को जुडिशियली एड्रेस करे, वोट बैंक से परे होकर। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वी एज अ पीपल। हमें आगे आना होगा अपनी अपनी हेरिटेज के प्रति क्यूरोसिटी और रेस्पेक्ट के साथ, बिना किसी को अलग या नीचा दिखाए, क्योंकि हमारा इतिहास कभी भेदभाव नहीं करता। रामायण में लंका तक और महाभारत में गांधार तक इसका विस्तार मिलता है, और ये इस बात का सबूत है कि हम एक ही संस्कृति का हिस्सा हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो. Do share your views in the comments, and until next time, stay curious, stay kind.